आज हमने पढ़ना है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? इससे पहले हमने सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया है, यानी कि सॉइल हॉरिजन्स देखा है। उसके बाद हमने सॉइल इरोजन को देखा है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? मतलब जब सॉइल में किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन आ जाएगी जिससे ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनिमल हेल्थ यानी कि इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़े। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब सॉइल जो है, सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएंगी और इसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। सॉइल पोल्यूशन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सॉइल का कंटामिनेशन होना, कंटामिनेट होना ह्यूमन एक्टिविटीज से या किसी अल्ट्रेशन से इन द सॉइल एनवायरनमेंट। हम ऐसा कह सकते हैं अल्ट्रेशन ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। जो सॉइल की केमिस्ट्री है उसमें अल्ट्रेशन आए, उससे भी हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। या चेंज इन द पीएच ऑफ सॉइल, उससे भी हम सॉइल पोल्यूशन कह सकते हैं। नाउ आप देखिए, सॉइल पोल्यूशन किसी पोल्यूटेंट की वजह से होगी और इस पोल्यूटेंट को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूटेंट। क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूटेंट। अब सॉइल पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा एजेंट हो सकता है जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी, सॉइल के टेक्सचर, सॉइल में जितने भी मिनरल कंटेंट्स है उनमें डेटीरियोरेशन होना, उनकी डेटीरियोरेशन होना, उनमें कमी होना, जिसकी वजह से पूरा बायोलॉजिकल बैलेंस जो है सॉइल का वो डिस्टर्ब रह जाएगा और ऑर्गेनिज्म जो है वो इस सॉइल में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं सॉइल पोल्यूटेंट। क्लियर है चीज? तो व्हाट आर सॉइल पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट होता है एजेंट जिसकी वजह से पोल्यूशन होगा। अब सॉइल पोल्यूटेंट हो गया वो एजेंट जिनसे सॉइल पोल्यूशन होगा। अब ये एजेंट ये क्या करेंगे? ये क्वालिटी, टेक्सचर और मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल को डेटीरियोरेट करेंगे और जिसका अल्टीमेटली क्या होगा? बायोलॉजिकल बैलेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्टर्ब रहेगा। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। अब सॉइल पोल्यूटेंट की टाइप्स, सबसे पहली टाइप आती है डोमेस्टिक वेस्ट। अब डोमेस्टिक वेस्ट में आपका किचन वेस्ट आता है, किचन गार्बेज जिसको हम बोलते हैं, ब्रोकन बॉटल्स, प्लास्टिक आता है, क्लॉथ ऐश, क्लॉथ रैक्स आते हैं, एशेज आते हैं, कॉटन क्लॉथ्स आएगा। इसमें जो कुछ भी डोमेस्टिक वेस्ट में आता है वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। द नेक्स्ट वेरी टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आएगा? इसमें फ्लाई ऐश आएगा, मेटल स्क्रैप्स आएंगे, इसमें डाइज आएगी, इसमें प्लास्टिक्स आएंगे और बहुत सारे ऐसे वेस्ट आएंगे जो स्मॉल इंडस्ट्री से जनरेट होते हैं, वो सब आते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में। नाउ अब मैंने यहां पे बनाई है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जनरेटेड सॉइल पोल्यूटेंट्स। दिख रहा है आपको? एक साइड से मैंने इंडस्ट्रीज लिया है, एक साइड से पोल्यूटेंट लिया है। अगर मैं बात करूंगा फर्नेसेस की, तो ये जो फर्नेसेस हैं इनसे कौन सा सॉइल पोल्यूटेंट निकलता है? इनसे निकलता है फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश जो है वन ऑफ द मेजर एयर पोल्यूटेंट की कैटेगरी में भी आता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री से सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकलते हैं। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल में पहुंच जाते हैं। ये सस्पेंडिकल पार्टिकल्स अगर एयर में होंगे तो एयर पोल्यूशन का काज करेंगे, अगर सॉइल में आए तो सॉइल पोल्यूशन का काज करेंगे। ऐसे ही आता है थर्ड इज दैट इज स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्री से साइनाइड, और जब स्टील इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील प्रोडक्ट्स की तो वहां पे साइनाइड्स और फिनोल्स के कुछ कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। तो ये आता है। फोर्थ आता है हमारा टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल मिल्स में क्लोराइड आयंस एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है फर्स्ट इज डिस्टिलरीज। डिस्टिलरीज में पोटेशियम साल्ट जनरेट होता है। क्लियर है ये चीज? ये कुछ इंडस्ट्रीज थे और कौन कौन सा केमिकल इससे, ये कौन कौन सा पोल्यूटेंट इससे निकलता है वो आता है। नाउ इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा आता है एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए एग्रीकल्चरल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मैंने मतलब दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर नोन एज एग्रीकल्चरल केमिकल्स। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स दैट एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी।
ठीक है ना। अब फर्टिलाइजर्स में हम इसमें कुछ हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द केमिकल विच इज यूज टू किल द हर्ब्स, फंगिसाइड केमिकल यूज टू किल द फंगस, एंड पेस्टिसाइड्स केमिकल्स विच इज यूज टू किल द पेस्ट, ठीक है ना। तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल को, मतलब सॉइल पोल्यूशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी कि सॉइल को ये पोल्यूटेंट करते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड एज एजेंट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है ना। इसके अलावा आता है हमारा एसिड रेन। अब एसिड रेन एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, आपको पता है वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन मैंने आपको एसिड रेन में पढ़ाया है, सम हो वो तो सॉइल में ही आएगा। अब सॉइल से भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल एसिडिक हो जाएगी, तो एसिड रेन भी एक मेन पोल्यूटेंट है सॉइल पोल्यूशन का। ऑल्दो इट इज अ डायरेक्ट पोल्यूटेंट ऑफ एयर बट इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट ऑफ सॉइल। नाउ इसके अलावा बायोलॉजिकल पैथोजेंस, अब बहुत सारे बायोलॉजिकल पैथोजेंस जैसे द डंपिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसके साथ साथ वेस्ट फ्रॉम काउशेड और स्लॉटरिंग हाउसेज, जो भी है स्लॉटरिंग हाउसेज, काउशेड्स का वेस्ट या ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, ये क्या करता है, हम इसको लैंड्स में ऐसा खुला ही छोड़ देते हैं, है ना। खुला छोड़ने से क्या होता है, फूअल स्मेल आ जाती है, और फूअल स्मेल से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेशन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, और ये पैथोजन जो हैं सॉइल बोर्न डिजीजेस काज करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सॉइल बोर्न डिजीजेस है ये प्लांट्स में भी काज करेंगे, ये एनिमल्स में भी काज करेंगे, और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी ये सॉइल बोर्न डिजीजेस काज करेंगे। इज क्लियर टू यू? नाउ प्लास्टिक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट है सॉइल पोल्यूशन का, मतलब कि प्लास्टिक जो है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सॉइल पोल्यूशन में, ठीक है ना। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज नोन एज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, अनदर इज नोन एज पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। तो व्हाट इज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन? नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स का लॉस हो जाता है, यूजफुल कंपोनेंट्स का लॉस हो जाता है, जैसे सॉइल इरोजन से टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल खत्म हो गई, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लॉस्ट हो गया। उसके बाद ओवरग्रेजिंग की वजह से जो हर्ब्स है वो बिल्कुल रूट से ही निकल आती हैं, तो हर्ब्स का यहाँ पे लॉस हो गया। जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के जैसे अर्बनाइजेशन करना है, ठीक है ना, तो यहाँ रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया उसको खत्म करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट एरिया डिटीरियोरेट हो गया, तो इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस ही आता है, ठीक है। दिस इज नोन एज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। क्लियर है ये चीज? नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव सॉइल इरोजन, ये सॉरी पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है, नॉट इरोजन, दिस इज पोल्यूशन। अब पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, इसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं सॉइल में, कुछ अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बहुत कम फर्टाइल रहती है और कम प्रोडक्टिव रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे वो प्लांट्स अच्छे से नहीं उगेंगे, ठीक है ना। तो लो प्रोडक्टिव रहेगी, कम फर्टाइल रहेगी फॉर ह्यूमन यूज, मतलब इंसान इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव सॉइल दिस पोल्यूशन में ये किसकी वजह से हो सकता है, ये पेस्टिसाइड की वजह से होता है, ये वीडिसाइड की वजह से होता है, और वीडिसाइड में भी क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, और साथ साथ में आता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इस डीडीटी को पर्सिस्टेंट पोल्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नाउ इस डीडीटी के साथ साथ नेक्स्ट आता हमारा ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स। नाउ अगर हम ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे, ऑर्गेनो पेस्टिसाइड्स में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में आर्सेनिक आता है, सल्फर आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम सॉइल में डंप करते हैं, माइनिंग डस्ट आता है, फर्टिलाइजर्स आता है। दीज आर ऑल पॉजिटिव सॉइल पोल्यूटेंट, यहाँ पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ आप देखो, अब है नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉरी सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन का क्या क्या सोर्स है? सबसे पहला आता है डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल। अब सॉइल में इंडस्ट्रियल वेस्ट हम इसका डायरेक्ट डिस्चार्ज भी करते हैं, इनडायरेक्ट डिस्चार्ज भी करते हैं। अब जो भी वेस्ट है, जो भी सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, अगर हमने उसको सॉइल में डिस्पोज ऑफ करना है तो सबसे पहले हम उसको ट्रीट करें, बायोलॉजिकली ट्रीट करें, ताकि वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से वो वेस्ट डिग्रेड हो जाए।
ठीक है ना। तो ये पहला सोर्स आता है डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल। दूसरा आता है इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब बहुत सारा वेस्ट सॉइल में जनरेट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, जैसे पैडी फील्ड्स का जो भी हमारा पार्ट होता है, यूजफुल पार्ट, उसको लेते बाकी को आग लगा देते हैं, लगाते हैं ना आग लगाने से फील्ड में आग लग गई, लगा दी, उससे क्या होता है कि जो भी घास वगैरह है, जो भी अनवांटेड मटेरियल वो तो खत्म हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उससे एक तो सॉइल पोल्यूशन भी हो गया, दूसरा एयर पोल्यूशन भी हो गया। नंबर थर्ड, सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को बेटर ट्रीट करना, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट ये हमने बॉटनी में भी पढ़ना है, सीवेज वाटर को हम कैसे ट्रीट करते हैं। फोर्थ इज एसिड रेन, एसिड रेन भी सॉइल पोल्यूशन का सोर्स है। फिफ्थ इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट हुआ था, और वहाँ पे आज भी जो वहाँ की मिट्टी आज भी इनफर्टाइल है, ठीक है ना। वो इनफर्टाइल क्यों है? क्योंकि ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट से सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। मैंने बताया फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग डिस्कार्डेड मटेरियल। इसमें और क्या आता है? इसमें आते हैं और प्लास्टिक वेस्ट भी आता है, और प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ डिस्कार्डेड मटेरियल्स भी आते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट कहता है रूट कॉज क्या है सॉइल पोल्यूशन का? व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? तो ये याद रखना है, जो रूट कॉज क्या है सॉइल पोल्यूशन का, इसमें एक तो आता है इसमें एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक तो एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रूट कॉज है। दूसरा इम्प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को हम प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। थर्ड इज पुअर मैनेजमेंट और इनसफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जब वेस्ट को डिस्पोज करना है तो इसका पुअर मैनेजमेंट है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो पुअर मैनेजमेंट है, मतलब इसकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है। तो दीज आर द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये कुछ सॉइल पोल्यूशन के रूट कॉज है। क्लियर है चीज? आप देखो, हाँ, कुछ मेजर हैजार्डस सॉइल पोल्यूटेंट्स आते हैं, और हैजार्डस क्या होता है, ठीक है ना। अब कुछ मेजर हैजार्डस पोल्यूटेंट्स आते हैं, इसमें आते हैं ज़ीनोबायोटिक्स, ठीक है ना। अब ये ज़ीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड, ये नेचुरली तो नहीं होते हैं नेचर में, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इनको ह्यूमन बीइंग सिंथेसाइज करता है। द टर्म ज़ीनोबायोटिक्स, इसमें का ग्रीक रूट है, मतलब ग्रीक वर्ड है ज़ीनोस। ज़ीनोस का मतलब होता है फॉरेनर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो सेवरल ज़ीनोबायोटिक्स आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक। तो बहुत सारे ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसके अलावा इसका सोर्स आता है हैवी मेटल्स भी। क्या आता है? हैवी मेटल्स भी आता है। तो हैवी मेटल्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, जैसे कि लेड है, मरकरी है, या ये क्या करते हैं, अगर ये एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे सॉइल में, तो इनकी वजह से भी सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ पे इसका नुकसान आता है। तो कुछ मेटल जो है उनको क्लासीफाई करते हैं हम सॉइल पोल्यूटेंट में एज, इसका टेबुलर फॉर्म नीचे दिया गया है, ठीक है ना। अब ये टेबुलर फॉर्म क्या है देखिए। टेबुलर फॉर्म में आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, मरकरी, जिंक, सेलेनियम, लेड, निकल, बेरिलियम, कॉपर, क्रोमियम, ठीक है ना। ये मेटल याद रखने हैं, ये हैवी मेटल हैं, इनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से बताऊंगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, मरकरी, जिंक, सेलेनियम, लेड, निकल और बेरिलियम, कॉपर एंड क्रोमियम। क्लियर है चीज? ये तो याद रह जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके अलावा आता है इसका सोर्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए इसको कहते हैं PAHS, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, these are basically organic compounds. These are basically organic compounds that contains only carbon and hydrogen atoms. इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। इसमें एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स होती है इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स बनेगी इसकी, ठीक है ना। एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स इसकी आएंगी, ठीक है ना। अब देखो इसकी कॉमन एग्जांपल्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल, नेप्थलीन, ठीक है ना, एंथ्रासीन,
फिनाइलिन, ठीक है ना, इसमें आता है। और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैज बीन लिंक्ड टू सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैंसर भी होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैन बी काज, इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती है ह्यूमन में। और इस सॉइल पोल्यूशन से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये सोर्स टू कुक एज अ कोल प्रोसेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स की एमिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट स्मोक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल ऑयल वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है जी। इसके अलावा आता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। चलिए ये दोनों पढ़ ही लेते हैं। नाउ अब नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हो गया? वेस्ट जो जनरेट होगा इंडस्ट्री से, यह भी सोर्स है इसका। कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें आपने याद रखना क्या क्या आता है। डाइऑक्सिन आते हैं। क्या आते हैं? डाइऑक्सिन आते हैं। पेस्टिसाइड जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे डाइऑक्सिन निकलता है। ये डाइऑक्सिन एक सॉइल पोल्यूटेंट है। ऐसे प्लास्टिसाइजर्स आर यूज टू प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के लिए प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाउ लास्ट सोर्स पढ़ते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स में आपने याद रखना है, पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आता है। हर्बिसाइड आएगा, बताया मैंने आपको, इंसेक्टिसाइड आएगा, फंगिसाइड आएगा, ये चीज़ें आती हैं पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से आगे कल देखेंगे। कर रहे थे हम सॉइल पोल्यूशन में, हमने डेफिनेशन देखा था, सॉइल पोल्यूटेंट्स देखा था, टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स देखा था, जिसमें हमने डोमेस्टिक वेस्ट को डिस्कस किया था। फिर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सॉइल पोल्यूटेंट्स जनरेट करती है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स देखे थे, एसिड रेन देखा था, बायोलॉजिकल पैथोजेंस देखे थे, प्लास्टिक देखा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, और साथ साथ में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन को। ठीक है ना। उसके साथ साथ में हमने पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की कुछ टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने बहुत सारे डिस्कस किया था, जैसे इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोपेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखा था। इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़े थे सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये देखा था। उसका रूट कॉज देखा था, क्या क्या हैजर्डस जीनोबायोटिक्स के बारे में हमने देखा था, हैवी मेटल्स के बारे में देखा था, लिस्ट ऑफ हैवी मेटल्स हमने देखी थी। उसके बाद PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था, ठीक है ना, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में देखा था, पेस्टिसाइड्स के बारे में देखा था। क्लियर है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। सॉइल पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। देखिए, सॉइल जो है ये कंटेमिनेट हो जाएगी, और ये तीनों फेजेस से कंटेमिनेट होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस भी। तो ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी चैनल से ये पोल्यूटेंट बॉडी में एंटर होता है, थ्रो इनहेलेशन एंटर होगा, या ये थ्रो स्किन एंटर होगा, और हमारी बॉडी को सॉइल से कंटेमिनेट करेगा। यानी कि सॉइल कंटेनिंग पैथोजन हो सकते हैं, सॉइल कंटेनिंग रिच इन मेटल्स हो सकते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ हमारी ह्यूमन इफेक्ट पे, ह्यूमन लाइफ पे इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है। हेडेक होगा, वॉमिटिंग आएगी, नॉज़की आएगी, कफिंग आएगी, पेन इन द चेस्ट पेन होगा, और वीजिंग आएगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ में अगर हम पोल्यूटेड सॉइल है तो उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, आइज़ में इन्फेक्शन होगा, फटीग होगा, और वीकनेस आएगी। ये कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं सॉइल पोल्यूशन के। नाउ इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। ठीक है ना। बहुत सारी डिजीज़ ये काज कर सकता है, जैसे परमानेंटली डैमेज कर सकता है हमारे नर्वस सिस्टम को। इसके साथ साथ ये जैसे चिल्ड्रन वगैरह हैं, दे आर वल्नरेबल, ये लेड से वल्नरेबल हैं, इसलिए कहते हैं कि लेड बैटरीज, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बच्चों को नहीं देने चाहिए। तो बच्चे जो है इससे वल्नरेबल होते हैं। नाउ उसके बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डिप्रेशन आएगा, मतलब कि सिंपल में अगर हम देखेंगे तो डिप्रेशन आएगा। नाउ साथ साथ में कुछ वाइटल ऑर्गन्स हमारे, जैसे किडनी है, लीवर है, इनमें डैमेज होने के चांसेस हैं, और कैंसर बनने की बहुत सारी चांसेस इससे बनते हैं।
ठीक है ना। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ पे किस इफेक्ट का कितना रोल है, तो अगर हम हैवी मेटल्स की बात करेंगे तो 31% इसका इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। ऐसे अगर हम मिनरल ऑयल की बात करेंगे तो 20%, ठीक है ना। और बाकी जितने भी कंपाउंड है 7% और हाइड्रोकार्बन 42%, चाहे वो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो या पॉलीएराइल हाइड्रोकार्बन हो, दोनों का बैड इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। नाउ अब सॉइल पोल्यूशन का प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए सॉइल अगर पोल्यूटेड है तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्लांट को प्रॉपर मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि सॉइल जो है वो इफेक्टेड है। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोल्यूटेड सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है वो कंटामिनेटेड होंगे, ठीक है ना। साथ साथ में प्लांट लाइफ जो है वो सीज हो जाती है ऐसी कंडीशन में। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक अल्मोनियम जो है वो प्लांट के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। इनऑर्गेनिक अल्मोनियम जो है वो प्लांट के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। और इसके साथ साथ सॉइल की सैलिनिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है और इससे इनहॉस्पिटेबल बना देती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ, ठीक है ना। तो मतलब कि ना ह्यूमन हेल्थ पे सॉइल का पोल्यूटेड सॉइल का कोई अच्छा इफेक्ट देखने को मिला और ना ही हमें प्लांट लाइफ और एनिमल स्पेस का कोई अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिला। नाउ उसके बाद हाँ, अगर पोल्यूटेड सॉइल जैसे लेड वगैरह अगर ये एक्यूमुलेट हो गए हमारी सॉइल में, सॉइल से ही फूड चेन भी शुरू हो जाती है। अगर हम देखेंगे तो मिनरल्स वगैरह प्लांट जो सॉइल से लेते हैं, तो अगर उन्होंने कंटामिनेटेड मिनरल्स ले लिया तो उसकी वजह से फूड चेन में एक्यूमुलेशन होता जाएगा, तो इसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब इन प्लांट्स को कोई हार्बीवोर कंज्यूम करता है तो ये टॉक्सिक एलिमेंट जो है ये हार्बीवोर तक पहुंचता है, उसके साथ साथ ये टॉप कार्निवोर तक पहुंच जाता है और अल्टीमेटली ह्यूमन तक पहुंच जाता है। और इससे जो है ह्यूमन में बहुत सारी डिजीजेस फैलने के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। बस इतना इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या क्या इफेक्ट है, इसे याद रखना कि जितना भी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व है वो पोल्यूट हो जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व पोल्यूट हो गए तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन की वजह से ये जो है सॉइल पोल्यूशन के केस की वजह से इनडायरेक्टली वाटर पोल्यूट होता है। अंडरग्राउंड वाटर सॉइल पोल्यूटेड है तो सॉइल में ही तो वाटर है, तो अगर सॉइल पोल्यूटेड है तो वाटर इनडायरेक्टली पोल्यूट होता है, तो वाटर बोर्न डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ सॉइल पोल्यूटेड है तो एसिड रेन होगा, इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। अगर ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया एटमॉस्फेयर अवे हो जाती है एटमॉस्फेयर में थ्रू विंड से, या वो अंडरग्राउंड वाटर में स्वीप हो जाती है, जिसकी वजह से सॉरी सॉइल पोल्यूशन जो है ये एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर रहता है एयर और वाटर पोल्यूशन का। इसके अलावा ये एसिड रेन के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है और साथ साथ में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में तो ये एसिड रेन काज करेगा। अब देखो अगर सॉइल एसिडिक है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, वो इनहॉस्पिटेबल रहेगी, मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे तो सॉइल टेक्सचर अच्छा नहीं रहेगा, सॉइल टेक्सचर अच्छा नहीं रहेगा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ही अच्छा नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा नहीं रहेगा तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नहीं रहेगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम रहेगा तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा, क्रॉप्स कैसे उगेंगी, ठीक है ना। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 12 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन यानी कि एस्टिमेटेड 2.6 मिलियन US डॉलर के हिसाब से अनफिट माना गया था ह्यूमन कंजप्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इस क्रॉप में, इस ग्रेन में कंटेमिनेशन था हैवी मेटल्स का। तो आपको पता है चाइना जो है चीफ कंट्रीब्यूटर है डिजीज़ का, ठीक है ना। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट थोड़े सोच समझ के यूज़ करने चाहिए। नाउ अब हमने कंट्रोल कैसे करें सॉइल पोल्यूशन को, व्हाट आर द मेजर्स, क्या क्या। सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कम करना है और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बैन करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स हमने बैन रखने, इनका इस्तेमाल नहीं करना। बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायो पेस्टिसाइड्स डिग्रेड हो जाते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड जैसे DDT वो तो डिग्रेड ही नहीं होगा ना, वो डिग्रेड
नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट रहेगा और हो सकता है वो हज़ारों साल तक रहे, ठीक है ना। तो इसलिए बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करेंगे हम इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। नाउ सेकंड इज, अगर फार्मिंग करनी है वो इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं करनी है, फार्मिंग जो करनी है वो करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने करनी है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। हम सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपका यूनिट नंबर 4 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, उसको डिस्चार्ज कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको डिग्रेड कैसे करना है, ठीक है ना। एंड द सिक्स्थ वन इज दैट इज रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑन कंस्ट्रक्टेड एरियाज। जितने भी कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे वेस्ट की रिडक्शन करनी है, वहाँ पे वेस्ट को कम करना है, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यूज़ ऑफ 4R स्ट्रेटजीज। 4R, सबसे पहले जैसे प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक है तो हम रिफ्यूज़ ही करना चाहिए, हमें प्लास्टिक चीज़ें नहीं खरीदनी है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स है, मग है, जग है ना, प्लास्टिक बाल्टी आ गई, ये चीज़ें हमने नहीं लेनी है सॉरी, हमने इसको रिफ्यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर अब हमने इसको ले भी लिया तो हम उसको मतलब इसको रिड्यूस कर सकते हैं यार, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है हमने प्लास्टिक पे, रिड्यूस कर लो। अगर ले लिया तो बार बार रीयूज़ करो इसको, तब तक रीयूज़ करो, रीयूज़ करने के बाद इसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो ताकि ये दोबारा से रिसाइकल हो सके। आई बात समझ। तो इस 4R स्ट्रेटजी पे आपने शार्ट नोट लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस पर मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को बनाया जाता है, 2 बार मैंने अभी तक बोल दिया आपको। इसका 2023 का थीम जो था वो था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये कुछ तस्वीर आपके सामने है, तो ये कुछ सॉइल है, इसी में सॉइल और वाटर जो है यही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लाइफ है, तो हमने दोनों चीज़ों को बचाना है, ठीक है। 5 दिसंबर को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।